हेलो ऑल, वेलकम टू राजमूत राइस एकेडमी। आज के लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, दैट इज योर दिल्ली सल्तनत, और इसके साथ ही हमारी मिडाइवल हिस्ट्री की भी शुरुआत होगी। आज के लेक्चर में सबसे पहले डिस्कस करेंगे अराइवल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, उसके बाद देखा जाएगा इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत, और लास्ट में जो कि आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, दैट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिल्ली सल्तनत टू द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन इंडिया, जिसमें लिटरेचर, म्यूजिक और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज योर आर्किटेक्चर, उसके ऊपर देखा जाएगा दिल्ली सल्तनत के दौरान आपका आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दैट इज योर अराइवल ऑफ इस्लाम। अब देखिए, अगर अराइवल ऑफ इस्लाम की कहानी को समझना है तो उससे पहले इस्लाम के बारे में जानिए। अगर इस्लाम की शुरुआत की बात मानी जाए तो इस्लाम की जो शुरुआत है वो आपकी अरेबियन पेनिनसुला से हुई, जहां पे प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। प्रॉफिट मोहम्मद जिनका जन्म आपका 570 एडी को हुआ था। प्रॉफिट मोहम्मद की जो डेथ थी वो आपकी 632 एडी के आसपास होगी। जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई उसके बाद इस्लाम को प्रमोट करने की जिम्मेवारी आई खलीफाज के पास। तो खलीफा जो थे वो अपॉइंट किए गए इस्लाम को प्रमोट करने के लिए। जैसे सबसे पहले खलीफा का नाम है अबू बकर, तो इसी तरह से अलग अलग तरह के आपके खलीफा रहे, उन्हीं में से खलीफा थे अली, जिनके ऊपर कुछ जो आपके लोग थे या कुछ आपके जो फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम थे उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, और जो लोग आपके अली को खलीफा मानते हैं वो आपके हो गए शियाज, और जो नहीं मानते हैं वो हो गए आपके सुन्नीस। तो इस स्पेसिफिक टाइम पे आप शिया और जो सुन्नीस देखते हो, सब लोग कुरान को मानते हैं, सब प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं, लेकिन उनका डिस्प्यूट है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ खलीफा, क्योंकि खलीफा की अपॉइंटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती थी, बहुत ज्यादा बैटल, बहुत ज्यादा लड़ाइयां जो है वो आपस में लड़ी जाती थी, क्योंकि खलीफा उस स्पेसिफिक टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन थी आपकी जो आपका मिडिल ईस्ट एशिया है उसकी। क्लियर? तो जैसे ही खलीफा आपका पावर संभालेगा, खलीफा के पास पावर आएगी, तो धीरे धीरे इस्लाम जो है वो अलग अलग जगहों के ऊपर जो है वो फैलना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो इंडिया के अंदर भी बेसिकली जब आपका अटैक किया जाएगा सबसे पहले एक मुस्लिम रूलर के द्वारा, तो उसको भी जो डायरेक्शन दी जाएगी वो खलीफा के द्वारा ही दी जाएगी। क्लियर? तो इंडिया में जो इस्लाम का अराइवल है वो कहीं ना कहीं खलीफा के साथ हम लोग लिंक कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए वापस कहानी पे आते हैं। अब देखिए, कहानी यहाँ पे सिंपल सी ये है कि इंडिया में उस स्पेसिफिक टाइम पे जो इंडिया का आपका सिंध वाला एरिया है जो इस पर्टिकुलर टाइम पे पाकिस्तान में है, सिंध में एक हिंदू राजा राज करता था जिस राजा का नाम था ताहिर। वहां से काफी अरब मर्चेंट्स जो थे वो अपनी सामान को यहाँ से वहां लेके जाया करते थे, तो उनको प्रोटेक्शन देने से ताहिर ने मना कर दिया था। तो यही कारण था, ऑन द डायरेक्शन ऑफ खलीफा जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने अटैक किया था दाहिर के ऊपर सिंध वाले एरिया में, और उसने दाहिर को हराया था। और जब उसने दाहिर को हराया था उस बैटल को हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ रिवार्ड। और मोहम्मद बिन कासिम का अटैक इंडिया में, अगर ईयर आप लोगों ने याद रखना है तो 712 एडी के आसपास की बात है। ध्यान रखना, अब आजकल के टाइम पे इतना ज्यादा ईयर स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछे जाते हैं यूपीएससी में। इवन की जो किंग राजाओं के स्पेसिफिक सवाल हैं वो भी बहुत समय से, बहुत टाइम से जो है वो पूछने इन्होंने बंद कर दिए हैं। ये कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन जो टर्मिनोलॉजी है उसके ऊपर, या कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो है वो सवाल पूछते हैं। तो हमारा वैसे भी आज के लेक्चर का जो मेन उद्देश्य है वो इन्हीं एस्पेक्ट्स के ऊपर रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है हम लोगों के लिए आवश्यक है। क्लियर? अब देखिए, तो जब यहाँ पे जो है वो मोहम्मद बिन कासिम आएगा, सिंध के एरिया को अपने कंट्रोल में लेगा, और सिंध की पॉपुलेशन धीरे धीरे अपने आप को इस्लाम रिलीजन में कन्वर्ट कर देगी। तो मोहम्मद बिन कासिम का अटैक जो है उसको हम एसोसिएट कर सकते हैं, विद द अराइवल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट राजा इंपॉर्टेंट रहेगा दैट इज योर महमूद गजनवी। गजनवी आपका एक एरिया था अफगानिस्तान में। महमूद गजनवी का एक ही उद्देश्य इंडिया की वेल्थ को लूटना, क्योंकि इंडिया को स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो जब महमूद गजनवी इंडिया के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे रूल करना उसका मेन उद्देश्य नहीं रहेगा, वो सिर्फ पैसा लेके अफगानिस्तान वापस जाना चाहेगा, और वो ऐसा ही करेगा। महमूद गजनवी इंडिया के ऊपर टोटल 17 टाइम्स रेड एग्जीक्यूट करेगा, जिसमें वो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स को लूटेगा। जैसे जो आपका कांगड़ा में टेम्पल है, वहां से वेल्थ को लूट के जाएगा। सोमनाथ टेम्पल जब वो 16th टाइम यहाँ पर अटैक करेगा तो सोमनाथ टेम्पल की प्लंडरिंग होगी। तो उसका मेन उद्देश्य जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया से वेल्थ लेके जाना ही था। सबसे पहले महमूद जो गजनवी है वो अटैक करेगा आपका 1000 एडी में इंडिया में, जो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया है उसमें। उसके बाद वो दो अलग अलग बैटल्स भी लड़ेगा। आपके महमूद गजनवी हैं, जो आपकी बैटल ऑफ पेशावर है वो फाइट की जाएगी 1001 एडी में, 1001 एडी में।
और वहां पे ये हराएगा जयपाल को। और दूसरी बैटल लड़ी जाएगी बैटल ऑफ ओहिंद 1009 एडी में, यहां पे हराया जाएगा इसके द्वारा अनंदपाला को। क्लियर, अनंदपाला को हराया जाएगा बैटल ऑफ ओहिंद में और जयपाला को हराया जाएगा बैटल ऑफ पेशावर में। तो महमूद गजनवी जो है इसके लिए, इसके साथ ये दो इंपॉर्टेंट बैटल जो है वो हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट राजा हमारे लिए, हमारी हिस्ट्री के लिए है, दैट इज योर मोहम्मद गौरी। गौरी का जो किंगडम था ये भी अफगानिस्तान वाले एरिया में ही था। गौरी पहला वो राजा था जो जिसने ये सपना लिया था कि वो इंडिया के ऊपर या इंडिया के अंदर जो है वो अपना एम्पायर बिल्ड करना चाहता है, अपना एम्पायर जो है वो एस्टेब्लिश करना चाहता है। इसके लिए स्टार्टिंग में जो आपके मोहम्मद गौरी थे, इनको काफी ज्यादा बैटल जो है वो उनमें हार का सामना करना पड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले गौरी ने जो है वो गुजरात वाले एरिया से इंडिया के अंदर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उस स्पेसिफिक टाइम पे वहां पे सोलंकी रूलर थी, ठीक है, और सोलंकी रूलर, सोलंकी क्वीन थी। सोलंकी के बारे में आप लोगों ने देखा है, सोलंकी क्वीन थी नायिका देवी। तो नायिकी देवी जो थी उसने 1178 में 1178 एडी में मोहम्मद गौरी को बैटल ऑफ गुजरात या जिसको हम बैटल ऑफ कायदारा भी कहते हैं उसमें बहुत बुरे हाल से हराया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने जो है वो अपने रास्ते इंडिया के ऊपर अटैक करने के चेंज किए और उसने सबसे पहले दिल्ली वाले रास्ते से, पानीपत वाले रास्ते से, कुरुक्षेत्र वाले रास्ते से जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। लेकिन वहां पे उसको जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने 1191 एडी में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में डिफीट किया, हराया। और इवन दूसरी बैटल में जब फिर से इन दोनों के बीच में बैटल हुई जिसको हम लोग सेकंड बैटल ऑफ तराइन के नाम से जानते हैं, जो कि उसी साल कई जगह 1191 है, कई जगह 1192 भी लिखा हुआ है। वहां पे जब सेकंड बैटल ऑफ तराइन होगी तब जो मोहम्मद गौरी है वो पृथ्वीराज चौहान को हराएगा। और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे हारेंगे उसके बाद इंडिया के ऊपर रूल करने का जो रास्ता है वो पूरे का पूरा ओपन हो जाएगा। धीरे धीरे मोहम्मद गौरी का जो एम्पायर है वो बंगाल, बिहार तक, बिहार से बंगाल तक फैल जाएगा और नदन एरिया जो है वो मोहम्मद गौरी के कंट्रोल में आ जाएंगे। पर क्योंकि गौरी जो है वो अफगानिस्तान के एरिया को भी एक्वायर करके बैठा हुआ था, तो जब वो इंडिया में इन्वॉल्व हो जाएगा बैटल में, तो वहां पे लोग जो है वो उसको डीथ्रोन करने की कोशिश करेंगे। अपने गौरी जो आपका अफगानिस्तान वाला एरिया है उस साम्राज्य को बचाने के लिए वो जैसे ही वापस जा रहा होगा तो पाकिस्तान के एरिया में, जो मॉडर्न पाकिस्तान है, उस स्पेसिफिक एरिया में उसकी हत्या कर दी जाएगी, उसकी डेथ कर दी जाएगी, या उसकी डेथ हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि जब मोहम्मद गौरी वापस जा रहा था तब वो अपने एक सेनापति को, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको अपनी टेरिटरी जो है वो छोड़ के जाता है कि इस एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तेरी है। जैसे ही आपकी मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो यहाँ पे ही रह के अपना एम्पायर बिल्ड करने की कोशिश करता है और यहाँ पे इस तरह से दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो दिल्ली सल्तनत की जो फाउंडेशन है, फॉर्मेशन है, वो हम लोग हमेशा लिंक करते हैं किसके साथ? कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। कई जगह ये भी कहानी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले ही, इसके मरने से पहले ही अपने आप को जो है वो इस स्पेसिफिक एरिया का राजा डिक्लेयर कर दिया था। तो अलग अलग स्टोरीज हैं हिस्ट्री की, यही ब्यूटी है, यही खासियत है। अब देखिए अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत, तो ध्यान रखना दिल्ली सल्तनत में कभी भी एक स्पेसिफिक एरिया के लोगों ने रूल नहीं किया। कुछ तुर्क थे, कुछ अरब्स थे। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका गौरी था ये आपका जो था वो तुर्क था, उसी तरह से जो आपका मोहम्मद बिन कासिम था ये अरब्स था। लोधी जब आएंगे ये आपके अफगान्स होंगे। तो मोर और लेस दिल्ली सल्तनत में अलग अलग तरह के, जैसे अफगानियों ने, तुर्क्स ने या अरब्स ने, उन्होंने कंट्रोल किया। इसके बाद जब मुगलों की जब सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूशन देखी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ सॉरी मुस्लिम्स की जब सेकंड रूल देखा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मुगल, तो वो सारे के सारे जो वो एक ही स्पेसिफिक फैमिली को बिलोंग करेंगे, एक ही स्पेसिफिक डिसेंट के होंगे, एक ही स्पेसिफिक मूल के होंगे। तो दिल्ली सल्तनत, और इसलिए हम लोग मुगल जो मुस्लिम रूलर्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट दिल्ली सल्तनत जहां पे मल्टीपल डिसेंट के लोगों ने रूल किया, एंड सेकंड इज योर मुगल एम्पायर। तो सबसे पहले तो आप लोग बस एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ मेरा यहाँ पे मकसद है आपको थोड़ा सा राजाओं के बारे में पता चले, क्योंकि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, इनका कल्चरल या जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन या इकोनॉमी में जो कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए दिल्ली सल्तनत की अगर अब बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत में 4 डायनेस्टीज रहेंगी। मामलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी के नाम से जिसको कहा जाएगा। मामलुक वो स्लेव हुआ करते थे जो कि स्पेशल वॉरियर्स के रूप में जिनको बिल्ड किया जाता था, जिनको तैयार किया जाता था। उसके बाद आपकी आ जाएगी खिलजी डायनेस्टी, फिर आएगी तुगलक, फिर आएगी सैयद, और लास्ट में आपकी आ जाएगी अफगान लोधी डायनेस्टी। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत में 5 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज जो है उनके द्वारा रूल एस्टेब्लिश किया जाएगा। अब यहाँ पे मैप के थ्रू जो है वो आप लोग आई थिंक समझ पा रहे होंगे कि जो आपका एरिया है, अब देखिए ये स्पेसिफिक एरिया,
ये जो पहला एरिया जहाँ पे अभी मैं जो बिल्कुल आपका पैरेट ग्रीन है, ये वो वाला एरिया है जहाँ पे आपकी जो स्लेव डायनेस्टी है अपनी टेरिटरीज, ये स्लेव डायनेस्टी की टेरिटरीज आप लोगों के सामने है। उसके बाद जब खिलजी आएंगे तो देखिए खिलजी जो है वो धीरे धीरे आपका जो गुजरात वाला एरिया है वहां पे भी अपनी टेरिटरी को जो है एक्सपेंड करेंगे। उसके बाद जब तुगलक आएंगे तो तुगलक के टाइम पे आप लोग देखिए मोर और लेस आपका मैक्सिमम हिंदुस्तान जो है वो तुगलक के कंट्रोल में आ जाएगा। और ये जो लास्ट है ये आपके लोधी के टाइम पे है। लोधी काफी वीक, काफी कमजोर डायनेस्टी होगी, यही कारण है। इसके बाद जो है वो आपका जब बाबर आएगा, इब्राहिम लोधी को हराएगा, उसके बाद जो है वो दिल्ली सल्तनत का एंड होगा और आपका जो मुगल एम्पायर है उसकी ओरिजिनेशन होगी, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो यहाँ से इस मैप के थ्रू आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हो कि सबसे पावरफुल जो डायनेस्टी थी दैट वाज योर तुगलक डायनेस्टी, जिसने मोर और लेस पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया था। कन्या श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे का पूरा कंट्रोल जो था वो आपका तुगलक के पास था। क्लियर? अब देखिए वापस आइए, थोड़ा थोड़ा एक एक राजा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत डिटेल में अगेन नहीं जाएंगे। सबसे पहले देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की स्टोरी मैंने आप लोगों को बता दी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो खुद एक स्लेव था, मामलुक था, और बाद में धीरे धीरे जो है वो आपका सेनापति बना। और इसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन जो है ये तीनों के तीनों स्लेव्स हैं। यही कारण है इस स्पेसिफिक डायनेस्टी को हम लोग जो है वो स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। जब कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बनेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले अपनी जो कैपिटल डिक्लेयर करेगा वो करेगा लाहौर में, और उस कैपिटल को लाहौर से शिफ्ट किया जाएगा दिल्ली में इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश काफी एबल और काफी इंपॉर्टेंट राजा है दिल्ली सल्तनत का। इल्तुतमिश सबसे पहली खासियत ये लाहौर से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करेगा। दूसरी बात जो है ये आपका करेंसी इशू करेगा, दैट इज योर सिल्वर टंका एंड कॉपर जित्तल। ठीक है, एक आपकी जित्तल करेंसी होगी कॉपर की और टंका करेंसी होगी किसकी? सिल्वर की। इसके साथ साथ जो है ये इक्तादारी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करेगा। ये ध्यान रखना, ये तो शायद ना पूछे कि किसके द्वारा इक्तादारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। इक्तादारी सिस्टम होता है कि आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो एक स्पेसिफिक आप इसका नोबल है, एक स्पेसिफिक इसका जो है वो हेड है किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का, उसको सैलरी के बदले जो है वो इक्ता दिया जाता था। इक्ता का मतलब है एक जमीन का टुकड़ा। उस जमीन के टुकड़े के बदले जो है वो राजा को एक तरह से वो अपनी सर्विसेज प्रदान करता था, उसको इक्तादारी सिस्टम कहा जाता था। जब इल्तुतमिश ने इक्तादारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था तो वो आपका हेरिडिटरी नहीं था। इसका मतलब है कि बाप अगर इक्तादारी के अंदर आ रहा है, उसके पास अगर इक्ता है तो उसके बेटे को जो है वो जमीन ट्रांसफर नहीं होगी। इसको बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है वो हेरिडिटरी सिस्टम जो है वो उसके रूप में परिवर्तित या कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ इल्तुतमिश की एक और खासियत है, वो है चालीसा। चालीसा का मतलब क्या है कि इसके पूरे के पूरे किंगडम को 40 नोबल्स, ठीक है, 40 नोबल जो थे वो संभाला करते थे, 40 इंपॉर्टेंट लोग संभाला करते थे। और ध्यान रखना यही 40 में से एक 40 लोगों को चालीसा कहा जाता है। इन्हीं 40 लोगों में से 40 पीपल में से एक होगा आपका बलबन, जो कि बाद में जो है वो राजा बनेगा। और बलबन जब राजा बनेगा तो सबसे पहले वो चालीसा की धज्जियां उड़ा देगा, चालीसा को क्रश कर देगा, क्योंकि उसको हमेशा ही टेंशन रहेगी कि चालीसा जो है वो उसको जैसे उसने रिप्लेस किया रजिया सुल्ताना के बाद उसके के भाई को, उसी तरह से जो है वो बाकी चालीसा के लोग जो है उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो बलबन क्या करेगा? चालीसा की धज्जियां उड़ा देगा। उसके साथ साथ बलबन जो है वो एक नया फेस्टिवल इंट्रोड्यूस करेगा। ये ध्यान रखना, उस फेस्टिवल का नाम है नवरोज। अब इस टाइम पे जो वर्ल्ड इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स है उसमें भी नवरोज है। नवरोज बेसिकली आपका पर्शियन फेस्टिवल है जो कि आपका 21-22 मार्च के आसपास जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। तो नवरोज बनाने का बलबन का मेन उद्देश्य था ताकि वो लोगों को शो ऑफ कर सके, बता सके कि उसके पास कितना ज्यादा पैसा है। इसके साथ ही बलबन ने एक उपाधि ली थी। बलबन ने खुद को जिल-ए-इलाही बोलना शुरू कर दिया था। जिल-ए-इलाही, जिल-ए-इलाही का मतलब है शैडो ऑफ गॉड। क्लियर? आपने आपको भगवान के साथ जो है वो लिंक करना शुरू कर दिया। और उसके साथ साथ बलबन ने 2 प्रैक्टिसेस शुरू की थी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रैक्टिस थी दैट इज योर सिजदा। एक प्रैक्टिस थी सिजदा। सिजदा का मतलब क्या रहेगा कि जैसे ही कोई राजा के सामने आ रहा है तो पूरा झुक के अपने जो नाक है उसको जमीन पे लगा के जो है वो उसको एक तरह से प्रणाम कर रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि काफी जो आपके मूवीज वगैरह है उसमें झुक के जो है वो सलाम किया जाता था। तो उसमें है पूरा राजा जैसे सामने बैठा उसके सामने बिल्कुल बैठ गए आप और नाक जो है वो जमीन के ऊपर लगा दिया, जिससे आप राजा को जो है वो एक तरह से सिजदा कर रहे हो। दूसरा था पैवोश। पैवोश का मतलब था कि जो राजा था, जो आपका सुल्तान था, उसके या तो जो पाँव है उनको चूमा जाए, और अगर
राजा वहां पे नहीं बैठा है तो उसके थ्रोन को चूमा जाए। तो कहानी कुछ नहीं है, सिंपल। बलबन जो था वो अपने आप को क्योंकि एक तरह से शैडो ऑफ गॉड के साथ कंपेयर कर रहा था, तो वो चाह रहा था लोग जो है वो उसको एक तरह से भगवान की तरह ही समझे और उसकी प्रॉपर रिस्पेक्ट हो और उसका कंट्रोल, ताकि लोगों के ऊपर जो है वो बहुत गहराई के साथ जो है वो एस्टेब्लिश हो सके। क्लियर डन। तो ये स्टोरी है आपकी किसकी, जो आपके ममलुक डायनेस्टी है उनकी। उसके बाद जो है वो अगर हम डिस्कस करें दैट इज, उसके बाद आपकी खिलजी डायनेस्टी आएगी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो उसके फाउंडर रहेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट राजा रहेंगे खिलजी डायनेस्टी के, उनका नाम रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एक थ्योरी देंगे जिसको कहा जाता है डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप, जिसमें डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप, जिसमें ऐसा माना गया है कि राजा जो है वो उसको डायरेक्टली गॉड के द्वारा अपॉइंट किया गया है। तो उसको कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है किसी को कि राजा सही है या गलत है। राजा क्योंकि भगवान के द्वारा अपॉइंट किया गया है तो आपको उसके द्वारा कही गई बातें सारी माननी पड़ेंगी। अलाउद्दीन खिलजी ही वो राजा है जो बाद में अलाई दरवाजा कुतुब मीनार के सामने, जिसकी शुरुआत आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट किया था, उसके सामने अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एक अलाई दरवाजा जो है वो आपका कंस्ट्रक्ट करेगा। उसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे जब आर्किटेक्चर की बात होगी। उसके बाद आपका तुगलक डायनेस्टी आ जाएगी। घियासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक के द्वारा उसकी फाउंडेशन होगी, फॉर्मेशन की जाएगी। उसमें जो दो इंपॉर्टेंट राजा होंगे, एक हो गया आपके मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरे का नाम होगा फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक को वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ अच्छे काम भी किए। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक तरह के लोन देने शुरू किए जिनको हम कहते हैं दैट इज योर तकवी लोन। तकवी लोन्स का मतलब है ऐसे लोन जो कि कल्टीवेशन के लिए दिए जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने बड़े बड़े फार्म, कॉमर्शियल फार्मिंग जिसको आप आज समझते हो, जहाँ पे बड़े बड़े फार्म्स हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग की जो शुरुआत हमारे देश में थी वो भी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही की गई थी। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ गलत स्टेप्स भी दिए थे, जैसे उसने दिल्ली से दौलताबाद में अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी, बाद में उसने फिर से दिल्ली में अपनी कैपिटल बना दिया। और उसके साथ साथ जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था उसने कॉपर के बहुत ज्यादा सिक्के जो थे वो इशू करने शुरू कर दिए। और जब उसने कॉपर के बहुत ज्यादा कॉइन्स इशू करने शुरू कर दिए तो लोगों ने भी अपने घरों के अंदर बैठ के सेम कॉइन्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जिससे करेंसी के अंदर मिसमैच आ गई। और बाद में उसने एक डिसीजन लिया, इसने कहा कि सारे के सारे लोग जो है वो मेरे को अपने कॉपर के कॉइन्स दीजिए और उसके बदले में उनको सिल्वर के कॉइन्स दूंगा। तो जिसके कारण इसने पूरे का पूरा खजाना जो है उसका सत्यानाश कर दिया। क्लियर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट राजा रहेगा दैट इज फिरोज शाह तुगलक। थोड़ी देर में इनके बारे में और डिटेल में भी डिस्कशन की जाएगी। फिरोज शाह तुगलक जो है ये एक ऐसा राजा है जो आप लोगों ने फिरोजाबाद का नाम सुना है, जौनपुर का नाम सुना है, हिसार का नाम सुना है। ये इंपॉर्टेंट सिटी जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही एस्टेब्लिश की गई हैं, फाउंड की गई हैं। और उसके साथ साथ जो इरिगेशन टेक्स्ट था, कैनाल इरिगेशन की शुरुआत भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई कैनाल इरिगेशन की भी फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। और उसके साथ साथ इरिगेशन टैक्स भी फिरोज शाह तुगलक जो है उसके द्वारा इंपोज किया गया। उसके बाद आपकी फोर्थ डायनेस्टी आएगी दैट इज योर सैयद डायनेस्टी। इसमें खिजर खान इसके फाउंडर हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राजा, कोई कंट्रीब्यूशन इसका नहीं है, इसलिए बस ऐसे नाम याद रख के आगे चलिए। उसके बाद आपकी लोधी डायनेस्टी आएगी जिसमें बहलूल लोधी रहेंगे। बहलूल लोधी फाउंडर हैं। उसके बाद आपके सिकंदर लोधी हैं। सिकंदर लोधी वो हैं जो आगरा की जो है वो एस्टेब्लिशमेंट करेंगे और अपनी कैपिटल जो है वो आगरा में एस्टेब्लिश करेंगे। और उसके बाद लास्ट राजा आपके आ जाएंगे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी बहुत ही एक तरह से एरोगेंट रूलर था, इसकी किसी के साथ भी ज्यादा फ्रेंडली रिलेशन नहीं थे। यही कारण है कि खुद इंडिया के राजा ही, इसके चाचा हो गए या राणा सांगा हो गए, ये लोग जो हैं वो बाबर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इंडिया के ऊपर आइए और इसको हराइए। बाबर यहाँ पे आएगा 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होगी, इब्राहिम लोधी को हराया जाएगा। इस तरह से दिल्ली सल्तनत का एंड होगा और आपका मुगल एम्पायर की फॉर्मेशन होगी। उसकी कहानी अगले लेक्चर में डिस्कस की जाएगी। क्लियर। तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा आपको जो है वो दिल्ली सल्तनत का इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। अब देखो यार, ये कंप्लीटली प्री के लिए डिजाइन किया गया है, इसको एक बार आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूंगा तो जो आपका वजीर था उसको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था उस स्पेसिफिक टाइम पे, या इवन की जो फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स थे वो भी वजीर के पास ही हुआ करते थे। उसके साथ जो दीवाने रिसालत था वो आपका फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हुआ करता था। उसके साथ सदर उस सुदार जो था वो मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक लॉ था। उसके साथ दीवाने इंशा कॉरस्पॉन्डेंस मिनिस्टर जो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया करता था। उसके साथ दीवाने अरीज उनका डिफेंस मिनिस्टर था। दीवाने खैरात
एक ऐसा मिनिस्टर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्फन्स और विडोज की देखभाल करना, दीवाने को ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैटर्स के साथ डील करता था। और काजी उल कौजार, ये आपके काजी जो थे वो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हुआ करते थे, आसान भाषा में जज हुआ करते थे। तो आप लोगों को इन स्पेसिफिक जो नाम है इनको याद रखना पड़ेगा कि दीवाने इंशा क्या है, रीज क्या है, रसालत क्या है, वजीर क्या है, काजी क्या है। क्लियर। उसके साथ साथ जो है वो अगर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो पूरे का पूरा जो आपका एरिया था वो अलग अलग इक्ताज में डिवाइड था, अलग अलग इक्ता हुआ करते थे। क्लियर। और वही इक्ता आगे परगना में डिवाइड था, और परगना आगे शिक्स में डिवाइड था, और वो आगे जो थे वो विलेजेस में डिवाइड थे। ये ध्यान रखना सब लोग। जैसे एक मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक पूरा पूरे का पूरा एम्पायर है, उसको अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया। तो प्रोविंसेस को क्या कहा गया इक्ता कहा गया। प्रोविंसेस को कहा गया इक्ता कहा गया। अब उसके बाद हर एक इक्ता जो थी वो मल्टीपल परगना में डिवाइड हुई। हर परगना जो था वो मल्टीपल आपका शिक्स में डिवाइड हुआ, और हर शिक्स जो था वो आपका मल्टीपल विलेजेस में डिवाइड हुआ। क्लियर। तो जैसे जो परगना था उसका जो हेड था उसको कहा जाता था अमील या मुंसिफ। उसी तरह से जो शिक था, शिक का जो हेड था उसको कहा जाता था शिकदार। उसको क्या कहा जाता था आपका शिकदार। जो विलेजेस का हेड था उसको कहा जाता था चौधरी। आप लोगों ने सुना होगा आजकल चौधरी शब्द भी यूज करते हैं। और उसी के साथ साथ जो विलेज अकाउंटेंट था, जो गांव के पैसा पूसों को देखा करता था, टैक्स वगैरह को देखा करता था, उसको कहा जाता था पटवारी। आई थिंक ये शब्द जो है वो आज भी यूज होता है, एंड यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस स्पेसिफिक वर्ड। क्लियर। तो ये आपके जो शब्द हैं, अगेन थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है। प्री स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस है वो यहीं से ही ज्यादा इसी तरह के सवाल जो आजकल पूछे जा रहे हैं। उसके साथ जो है वो अगर हम कोर्ट्स की बात करें तो अलग जैसे अलग अलग ऑफिशियल्स हैं। जैसे वकीलेदार है, वकीलेदार जो है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रॉयल पैलेस को देखना, और उसके साथ साथ जो राजा को देखने वाले अटेंडेंट हैं या जो राजा की देखभाल करने के लिए अटेंडेंट हैं उनको ओवरसी करना। उसके साथ आपका आ जाएगा बर्बक। बर्बक का मतलब है कोर्ट की पूरी डिग्निटी, ताकि शोर शराबा ना हो, कोर्ट की डिग्निटी एक तरह से मेंटेन रहे। उसके बाद आपका आ जाएगा अमीर हजीब, ठीक है, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कोर्ट में विजिटर्स आ रहे हैं उनको देखना, उनकी जांच पड़ताल करना, उनको स्क्रूटनाइज करना। अमीर शिकर, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रॉयल हंटिंग, शिकार को ऑर्गेनाइज करना। अमीर ए मजलिस, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर असेंबलीज और स्पेशल सेलिब्रेशंस। उसके बाद आ जाएगा सर ए जानदार, जो आपका सुल्तान का पर्सनल बॉडीगार्ड हुआ करता था। तो ये कुछ स्पेसिफिक शब्द हैं जो कि उस स्पेसिफिक टाइम पे यूज किए जाते थे। आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद अगर हम इकोनॉमी की बात की जाए तो पूरे का पूरा जो लैंड था उसको तीन अलग अलग तरह से जो है वो डिवाइड किया जाता था। पहली वो लैंड जिसको इक्ता लैंड कहा गया, जो हमने डिस्कस किया, जो इक्तादारी सिस्टम के अंदर आ रही थी, जहां पे इंस्टेड ऑफ पेइंग सैलरी उनको एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, जो नोबल्स हुआ करते थे, जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे उनको। दूसरी लैंड थी जिसको कहा जाता था खालिसा लैंड। खालिसा लैंड वो वाली जमीन जो डायरेक्टली सुल्तान के पास आया करती थी या सुल्तान के कंट्रोल में थी डायरेक्टली, वो किसी स्पेसिफिक ऑफिशियल को नहीं प्रदान की जाती थी। उसके बाद तीसरा था आपका इनाम लैंड। इनाम लैंड वो जो राजा या सुल्तान के द्वारा धर्म या रिलीजियस लीडर्स या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को जो आपकी प्रदान की जाती थी। तो तीन तरह से लैंड को डिवाइड किया जाता था, इक्ता, खालिसा एंड इनाम। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, अब ज्यादा इंडिया के बारे में बताने का आवश्यकता नहीं है। इंडिया में तो कॉटन है, सिल्क है, पेपर इंडस्ट्री है, वो स्पेसिफिक टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लरिश थी, बहुत ज्यादा डेवलप हो रही थी। और उसके साथ साथ फिरोज शाह तुगलक ने 4 अलग अलग टैक्सेस को इम्पोज किया था, नो डाउट। जैसे अगर मैं जिजिया की बात करूंगा तो आपका जो जिजिया है ये आपका पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी यहाँ पे इम्पोज किया था, इवन मोहम्मद बिन कासिम ने भी यहाँ पे इम्पोज किया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको बहुत ही एग्रेसिवली इन चारों के चारों टैक्सेस को इम्पोज किया था। जैसे सबसे पहले आपका आ जाएगा खराज। खराज का मतलब है कि जितना जमीन के ऊपर प्रोडक्शन हो रही है उसका 1/10 आपको राजा को देना पड़ेगा। दूसरा टैक्स आ जाएगा खाम्स। खाम्स नॉर्मली क्या होता था यहाँ पे कि जब भी मान लो राजा ने किसी स्पेसिफिक टेरिटरी के ऊपर अटैक किया, तो वहां पे जो भी वो बूटी या जो भी वो सामान लूटा करते थे वो सारे का सारा सैनिकों के पास चला जाता था। अब राजा ने या फिरोज शाह तुगलक ने उस लूटे हुए सामान के ऊपर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया, दैट इज योर खाम, जो कि 1/5 ऑफ वॉर बूटी हुआ करता था। तीसरा टैक्स था जिजिया, जिसके बारे में आप सब लोगों को पता है, जिसको जजिया के नाम से भी जाना जाता है, जो टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स था। और उसके साथ साथ है जकात। जकात जो है वो मुस्लिम्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता था फॉर स्पेशल रिलीजियस पर्पसेस। और इवन
इवन कि ये आज भी ज़कात जो है वो आपके इस्लामिक कंट्रीज़ में लोगों के ऊपर इम्पोज़ किया जाता है, क्योंकि 5 जो इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट्स हैं इस्लाम के उनमें से एक इंग्रीडिएंट जो है वो आपका ज़कात है, जैसे नमाज़ पढ़ना है या हज को जाना है, उसी तरह से ज़कात देना भी, ताकि जो आपके रिलीजियस पर्पसेज़ हैं उसके ऊपर खर्चा किया जा सके। ये स्पेसिफिक टैक्सेस जो थे वो फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा इम्पोज़ किए गए थे हिंदुस्तान के अंदर। क्लियर? तो ये इन शब्दों का मतलब आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी, दैट इज़ योर कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। सबसे पहले देख लेते हैं म्यूज़िक। अब देखिए यार, वैसे तो हम लोग अभी वैसे तो हमने 10 लेक्चर प्लान किए थे एएमसी के लिए, लेकिन कल्चर के कुछ 2-3 टॉपिक हमारे बड़े रिलेवेंट है, वो बचे हुए हैं। तो इसके लिए हमें 2-3 लेक्चर्स जो है वो और एक्सटेंड करने पड़ेंगे। तो म्यूज़िक के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूज़िक के बारे में देखा जाएगा। हिंदुस्तानी म्यूज़िक के ऊपर जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वो आपका मुगल्स का या आपका जो दिल्ली सल्तनत का है उनका ही है। तो जो सारंगी और रबाब इंस्ट्रूमेंट जो वो यूज़ किए जाते हैं म्यूज़िक में, ये सारे के सारे इनकी जो शुरुआत थी वो आपकी दिल्ली सल्तनत के दौरान ही हुई थी। इनका कहीं न कहीं जो सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट एशिया है, उनकी इन्फ्लुएंस जो है वो आज या उनकी इन्फ्लुएंस जो है वो इन स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर है। तो इंडिया के अंदर स्पेशली नदर्न इंडिया के अंदर सारंगी और रबाब को जो इंट्रोड्यूस किया गया, वो किया गया आपका दिल्ली सल्तनत के द्वारा। क्लियर? और एक आपका इंडियन किताब है, क्लासिकल वर्क है, दैट इज़ जो रंग दर्पण, उसको पर्शियन लैंग्वेज में भी जो है वो आपका एक तरह से ट्रांसलेट किया गया। और उसके साथ-साथ राजा मान सिंह हैं आपके ग्वालियर। क्लियर? उनको बहुत एक म्यूज़िक के लिए जो है वो उनका बहुत ज़्यादा नाम है। तो इस तरह के नाम इंसान जो है या इस तरह की जो पर्सनैलिटीज़ है, इनके बारे में आपको थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए। इसके साथ अगर लिटरेचर की बात की जाए, अब इसको याद रखना थोड़ा-सा, एक बरानीज़ हैं, बरानी ने एक किताब लिखी थी तारीकी फ़िरोज़ शाही, जो तुगलक डायनेस्टी की हिस्ट्री की बात करती है। इसी के साथ जो है वो आपके मिन्हाज उस सिराज जो हैं, वो एक किताब लिखेंगे तबाक़त-ई-निसारी, जो कि आपकी मुस्लिम डायनेस्टीज़ की बात करेगी, जो कि 1260 तक हिंदुस्तान, इंडिया के ऊपर जो है वो रूल करेंगे। उसके बाद आपके आ जाएँगे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो शायद आप लोगों ने सुना होगा। अमीर खुसरो के बारे में सब लोगों ने अमीर खुसरो जो है वो हमारे यहाँ पे लिटरेचर के डेवलपमेंट में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इवन कि यहाँ पे जो हिंदवी लैंग्वेज डेवलप हुई है, जहाँ पे पर्शियन और हिंदी का मिक्सचर है, उसका जो श्रेय है वो भी आपका अमीर खुसरो को ही जाता है। तो अमीर खुसरो ने बहुत ज़्यादा पोएट्री के लिए बेसिकली ये फेमस थे, और उनकी जो पोएट्री थी, इसको इंडियन स्टाइल या सबाकी हिंद पोएट्री कहा जाता था। इसके साथ अमीर खुसरो ने एक किताब भी लिखी जो कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थी, वो था खजाने उल फतह। एक बुक जो थी वो आपकी अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। उसके साथ-साथ जो है वो जिया नक्शाबी की बात की जाए, तो इन्होंने संस्कृत की कहानियों को पर्शियन में जो है वो अपना परिवर्तित किया। क्लियर? और उसी के साथ-साथ जो है वो इस स्पेसिफिक टाइम पे बंगाली लिटरेचर भी डेवलप हुआ, और नुसरत शाह जो है उसको उनको जो है वो क्रेडिट दिया जाता है, उनको जो है वो श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने महाभारत जो है उसको बंगाल में या बंगाली में जो है वो ट्रांसलेट किया। क्लियर? तो ये स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन, लिटरेचर की बात करें, म्यूजिक की बात करें, ये आप लोगों को थोड़ा-सा याद रखना है। अगेन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ये स्पेसिफिक जो हमारी फाइल है, ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, तो आप लोग एक बार उसके ऊपर नज़र मार लेना। तो चलिए लास्ट आ जाएगा हमारा जो आपका है आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन। डन। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो आर्क एंड डोम मेथड जो है, देखिए आर्क एंड दिस इज आर्क सिस्टम एंड दिस इज डोम। तो आर्क एंड डोम मेथड जो है, दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिल्ली सल्तनत इन इंडिया। क्लियर? इससे पहले जो हमारा था वो इस तरह के ऐसे स्ट्रेट हुआ करता था। ठीक है? इस तरह से हमारा जो था वो आर्किटेक्चर था। अब हमारा आर्किटेक्चर जो वो आर्क एंड डोम मेथड के ऊपर, ये आपकी आर्क आ गई, और डोम आप लोगों ने देखा ही होगा मस्जिद के ऊपर इस तरह से आपका हेमिस्फीयर लगा होता है। दिस इज आर्क एंड डोम। क्लियर? उसके बाद जो है वो दूसरी बात की जाए कि अभी तक जो था वो हमारा एक स्पेसिफिक स्टोन, ज़्यादा स्टोन के जो थे वो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे। यहाँ पे भी स्टोन को यूज़ किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो मॉर्टर होगा, जो सीमेंट होगा, या जो जोड़ने का चीज़ें होंगी, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होंगी। इसके साथ-साथ देखिए यहाँ पे आपको जाली वर्क भी देखने को मिल रहा है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये उस एरिया से आए हैं जहाँ पे आपका क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श होता है, तो उनको हवा एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही के लिए जो है वो ज़रूरत है, और बहुत बड़ा भी खिड़की नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हीट जो है वो अंदर आ जाएगी। तो यही कारण है कि आप लोग नॉर्मली इवन जब बाद में ताजमहल भी देखोगे या मुगलों का स्ट्रक्चर भी देखोगे, तो वहाँ पे भी जाली वर्क जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा।
इसके बाद जो है वो आपकी पेट्रा ड्यूरा टेक्निक है। वैसे ही इसके लिए तो मुगल्स को जो है वो ज़्यादा क्रेडिट, ज़्यादा श्रेय दिया जाएगा। पेट्रा ड्यूरा टेक्निक कुछ नहीं है, यहाँ पे आपके सुंदर-सुंदर आपके कलरफुल जो स्टोन्स हैं उनको यूज़ करके एक स्पेसिफिक इमेज जो है वो क्रिएट की जाती है। यहाँ पे जो है वो दिल्ली सल्तनत का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं माना जाएगा। यहाँ पे मुगल्स जो है वो पेट्रा ड्यूरा की इंट्रोडक्शन यहाँ पे करेंगे। उसके बाद ज्योमेट्रिकल शेप या कैलीग्राफी, देखो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। कैलीग्राफी की बात की जाए या स्पेसिफिक, या जब भी आप कॉलम्स देखोगे तो, या जब भी आप कोई डिज़ाइन देखोगे तो वो प्रॉपर ज्योमेट्रिक शेप में होगा, जहाँ पे हर एक डिज़ाइन जो है वो मोर और लेस आप लोगों को होमोजेनियस देखने को मिलेगा, उसके अंदर होमोजेनिटी होगी, सेम तरह का डिज़ाइन होगा। और लास्ट अगर देखा जाए तो कुछ इन्होंने जो मोटिफ है सच एज़ वॉल मोटिफ है या लोटस है, कि जब भी ये कोई स्ट्रक्चर बनाएँगे तो जैसे फूल लोटस जो है उसका मोटिफ इनको देखने को मिलेगा। मोटिफ का मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि बार-बार किसी चीज़ के अंदर यूज़ हो रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आर्क एंड डोम है, तो बार-बार जो है वो आर्क एंड डोम ही हर जगह यूज़ होगा। तो उसी तरह से बिल्डिंग्स के अंदर लोटस को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो नॉर्मली आप जितने भी दिल्ली सल्तनत के अंदर उस स्पेसिफिक टाइम पे बिल्डिंग्स देखोगे तो वहाँ पे आपको लोटस जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो और लोटस की कहानी जो है वो आप लोगों ने इससे पहले भी जो हमारा स्कल्पचर आर्ट थी वहाँ पे भी आपने लोटस की इम्पोर्टेंस देखी। तो कहीं न कहीं हमारा इंडिजीनियस ही आर्ट थी या इंडिजीनियस ही आर्किटेक्चर था, जिसको इन्होंने अपने आर्किटेक्चर के अंदर, या जिसको दिल्ली सल्तनत ने अपने आर्किटेक्चर के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर? तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मुगल या आपका सॉरी मुगल नहीं, दिल्ली सल्तनत का। बाद में मुगलों के बारे में बाद में देखेंगे। अब देखिए ये इनके स्ट्रक्चर्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले जो है वो आपका आ जाएगा कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार की खान बात हम लोगों ने शायद थोड़ा-सा डिस्कस कर भी लिया था। कुतुब मीनार जो है उसकी जो शुरुआत थी, उसके बनाने की जो शुरुआत थी वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको ख़त्म किया था आपका इल्तुतमिश ने। क्लियर? इल्तुतमिश ने जो है वो उसको ख़त्म किया। और उसके बाद ये देखिए ये आपका कुतुब मीनार है और ये साथ में जो है वो आपको अलाई दरवाज़ा देखने को मिल रहा है। तो कमेंट सेक्शन में डालिए कि जो अलाई दरवाज़ा है वो किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया। तो ये स्ट्रक्चर जो है, ये आर्किटेक्चर जो है वो आपका दिल्ली सल्तनत के द्वारा डेवलप किया गया। और एक चीज़ ध्यान रखना, कुतुब मीनार जो है वो एक आपके सूफ़ी संत हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार उल काकी, उनकी याद में जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई है। क्लियर? कुतुब मीनार की अगर मैं बात करूँगा तो कुतुब मीनार की जो टोटल हाइट है वो 72.5 मीटर है। और कुतुब मीनार आई थिंक सब लोगों को पता है दिल्ली के अंदर है। देखिए कुतुब मीनार ये कुतुब कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर आपको कुतुब मीनार देखने को मिल रही है, अलाई दरवाज़ा देखने को मिल रहा है। उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है, देखिए यहीं पे कुतुब मीनार, इसी के साथ जो है वो आपको कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क भी देखने को मिल रही है, जो सबसे पुरानी ओल्डेस्ट मॉस्क ऑफ इंडिया है। दिल्ली सल्तनत के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क जो है वो उसको कंस्ट्रक्ट किया था, जो कि आपको कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर ही देखने को मिलती है। क्लियर? इवन कि जो हमने आयरन पिलर की बात की थी वो भी आपका कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है। डन? उसके बाद तीसरा आ जाएगा आपका, दैट इज योर 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये आपका राजस्थान के अंदर है और इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो आपका कंस्ट्रक्ट किया गया था। क्लियर है? ये दिस वन, दिस इज योर 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये आपका राजस्थान के अंदर है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो हिंदू और जैन टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके हुई। इस स्पेसिफिक टाइम पे अगर बात की जाए तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो आफ्टर कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क, उसके बाद इंडिया की दूसरी सबसे पुरानी मॉस्क है। और देखिए यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो तो आप लोगों को रेड सैंडस्टोन जो है वो ज़्यादा यूज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। तो मोर और लेस जो यूजेस है वो रेड सैंडस्टोन ज़्यादा यूज़ किया गया है आपका दिल्ली सल्तनत के द्वारा। बाद में जो है जब हमारे मुगल आएंगे तो वो आपके जो व्हाइट मार्बल है उसको भी यूज़ करेंगे, और वो भी उनकी भी अगेन मेजोरिटी जो मटेरियल होगा वो भी रेड जो आपका सैंडस्टोन है उसके रूप में देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए आपका सीरी फोर्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जो आपका सीरी फोर्ट है ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है वो बिल्ड किया गया है। ठीक है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है वो सीरी फोर्ट को बनाया गया है। क्लियर? डन? उसके बाद जो है वो आपको तुगलकाबाद फोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है? दिस इज योर तुगलकाबाद फोर्ट। उसके बाद जो है वो आपको टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोधी देखने को मिलेगी, टॉम्ब ऑफ ताज खान देखने को मिलेगी। क्लियर है? अब देखिए अगर इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे अगर सीरी फोर्ट की बात की जाए तो सीरी फोर्ट जो है वो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है वो आपका बनाया गया। क्लियर है? उसके बाद जो है अगर हम तुगलकाबाद फोर्ट की बात करेंगे तो जो आपका तुगलकाबाद फोर्ट है, तो तुगलकाबाद की एक बात याद रखना, तुगलकाबाद जो है वो आपका ग्रे सैंडस्टोन को यूज करके बना हुआ है।
मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर आपके है वो आपके रेड सैंडस्टोन को यूज करके बने हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो ग्रे सैंडस्टोन यूज हुआ है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ तुगलकाबाद फोर्ट। क्लियर है। और उसी के साथ जो है वो अगर हम बात करें तुगलकाबाद फोर्ट के बाद, तो जो आपका टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोधी और ताज खान आ जाएगा। ये दोनों के दोनों जो टॉम्ब्स की कंस्ट्रक्शन आपकी हुई है, ये टॉम्ब्स आपकी बनी है ड्यूरिंग लोधी डायनेस्टी। क्लियर है। और लोधी डायनेस्टी की एक खासियत ध्यान रखना, लोधी डायनेस्टी जो है वहां पे यूज किया जाएगा डबल डोम। डबल डोम का मतलब क्या है कि दो डोम्स बनाई जाएंगी एक तरह से। उससे क्या होगा, देखो आपको हमेशा हाइट जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। एक इसके अंदर डोम है, एक इसके ऊपर ऊपर डोम बना हुआ है। क्लियर है। डोम के अंदर, ठीक है। तो ये जो डबल डोम जो है, इट वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय लोधी डायनेस्टी या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो डबल डोम उसके बाद जो आपके मुगल हैं वो भी उसको यूज करेंगे। क्लियर है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फिनोमिनास थे, आर्किटेक्चरल एविडेंसेस थे इस स्पेसिफिक टाइम पे दिल्ली सल्तनत के। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे ही कंक्लूड कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे और मुगल एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।